नमस्कार। आज का टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस है जो इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत आता है। यह टॉपिक वेटनरी स्टूडेंट्स के साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल दैट इज बरखास वेटिस्फेयर। Glycolysis or EMP pathway or EM pathway is named after the three scientists Ambidon, Meyerhoff and Parnas. It is the pathway of glucose catabolism. सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ग्लाइकोज जिसका मतलब शुगर होता है और दूसरा लाइसिस जिसका मतलब डिसोल्यूशन होता है। सो ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म का एक पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस। मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंतर्गत सिंथेटिक रिएक्शंस आती हैं जबकि कैटाबॉलिज्म के अंदर ब्रेक डाउन वाले रिएक्शंस आती हैं। सो डेफिनेशन क्या है ग्लाइकोलाइसिस की? ग्लाइकोलाइसिस इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू पायरुवेट और लैक्टेट विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिक्वेंशियल रिएक्शंस हैं जो कि ग्लूकोज को पायरुवेट और लैक्टेट में बदलती हैं। कुल मिला के 10 रिएक्शंस होती हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर और साथ ही एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी सेल जो है उसकी करेंसी होती है जो हमारे लिए एनर्जी के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे ह्यूमन बींग हो या एनिमल्स हो। सिलेंट फीचर्स क्या है ग्लाइकोलाइसिस के? एक यूनिवर्सल पाथवे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेक्स प्लेस इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। द एंजाइम्स ऑफ दिस पाथवे आर प्रेजेंट इन द साइटोसोमल फ्रैक्शन ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म में होती है ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब हम उसे एनारोबिक कहते हैं, और अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है तो वो एरोबिक कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एनारोबिक जो है उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो लैक्टेट है, जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, जिसका एंड प्रोडक्ट पायरुवेट होता है और पायरुवेट के साथ कुछ एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनती है। इन एरोबिक कंडीशन पायरुवेट इज फॉर्म्ड व्हिच इज देन ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड H2O। आखिर में जो पायरुवेट बनता है वो भी क्रेब्स साइकिल के द्वारा CO2 एंड H2O में चेंज हो जाता है। सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या है ग्लाइकोलाइसिस की? ग्लाइकोलाइसिस इज अ मेजर पाथवे फॉर एटीपी सिंथेसिस इन टिश्यू लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया, एथ्रोसाइट्स, कॉर्निया, लेंसेज एक्सेट्रा, जहां पर बहुत मेजर पाथवे है ये एटीपी सिंथेसिस का, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल और ETC होती है जिससे एटीपी प्रोडक्शन होता है। सो ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर डायरेक्ट एटीपी प्रोडक्शन का काम करता है। ग्लाइकोलाइसिस इज वेरी एसेंशियल फॉर ब्रेन विच इज डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी और ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत एसेंशियल है ग्लाइकोलाइसिस। The glucose in brain has to undergo glycolysis before it is oxidized to CO2 and H2O. Glycolysis is a central metabolic pathway with many of its intermediates providing branch points to other pathways. The intermediates of glycolysis are useful for the synthesis of amino acids and fat. So glycolysis के जो intermediates हैं वो कई pathways के branch point provide करते हैं, साथ ही amino acid और fats का भी synthesis करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज कैन नॉट डिफ्यूज डायरेक्टली फ्रॉम ब्लड टू सेल ड्यू टू सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स यहाँ काम करते हैं। सम मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज डायरेक्टली इनटू द सेल। सो आप देख सकते हैं 5 तरीके के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं। GLUT1 जो कि ग्लूकोज अपटेक करता है ब्रेन, किडनी, कोलन, प्लासेंटा, एथ्रोसाइट। GLUT2 लीवर, पैंक्रेटिक, बीटा सेल, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, रैपिड अपटेक और रिलीज ऑफ ग्लूकोज। GLUT3 ब्रेन, किडनी, प्लासेंटा, ग्लूकोज अपटेक करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 हार्ट, स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू में और इंसुलिन स्टिमुलेटेड ग्लूकोज अपटेक के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो GLUT4 हमें नहीं भूलना है बिकॉज ये इंसुलिन स्टिमुलेटेड ग्लूकोज अपटेक के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। GLUT5 स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ट्रांसपोर्ट के लिए भी जो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है। सोडियम डिपेंडेंट यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी में SGLT1 ये जो है एक्टिव अपटेक करता है ग्लूकोज का अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शंस जैसे कि मैंने कहा सिक्वेंशियल रिएक्शंस होती हैं इसमें और पायरुवेट बनता है। हम आज बात करने वाले हैं एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। 3 डिस्टिंक्ट फेजेस में इसको हम बांट सकते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज और प्राइमिंग फेज और प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है इसे। दूसरा इंपॉर्टेंट है स्प्लिटिंग फेज और तीसरा है एनर्जी जनरेटिंग फेज और साथ में इसको पे ऑफ फेज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले एनर्जी इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर स्प्लिट
और स्प्लिटिंग फेज होगा, और तीसरा जो लास्ट फेज है वो है एनर्जी जनरेशन फेज। ग्लाइकोलाइसिस की 10 सिक्वेंशियल रिएक्शंस में से पहली रिएक्शन जो इनएक्टिव ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फास्फोराइलेशन से कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फेज के अंदर। एंजाइम का नाम होता है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, जो फॉस्फेट ट्रांसफर करता है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है यहाँ पर। एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और मैग्नीशियम आयन जो है वो यहाँ कोफैक्टर का काम करता है। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्यों बना, क्या कारण है इसका? तो इसका कारण है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, दिस कन्वर्जन ऑल्सो प्रिवेंट्स glucose from escaping out of cell as glucose 6 phosphate cannot diffuse out unlike glucose। तो glucose 6 phosphate जो है वो escape out नहीं हो पाता है सेल से, और ये एक एक्टिव जो है सब्सटेंस होता है glucose 6 phosphate। नेक्स्ट रिएक्शन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम का नाम है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। हेक्सोज का मतलब है 6 कार्बन वाला, आइसोमरेज मतलब आइसोमराइजेशन हो रहा है, इसलिए एंजाइम है आइसोमरेज। ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। जैसे कि आप जानते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो जो फंक्शनल आइसोमर्स हैं। आप यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात नोट करेंगे कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जबकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट रिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन आप देखेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम यहाँ पे एसेंशियल है। एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज पीएफके, जो कि एक रेगुलेटरी एंजाइम है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो एंजाइम करता है वो है पीएफके, और ये रेट लिमिटिंग स्टेप और कमिटेड स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का। बिकॉज वंस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज फॉर्म्ड, द रेस्ट ऑफ द पाथवे विल रन spontaneously until completion. Hence, most of the regulatory molecules act on the enzyme PFK to regulate the rate of glycolysis. फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट अगले स्टेप के अंदर आप देखेंगे एल्डोज से, जो कि एक लाइज एंजाइम है, 2 भागों में टूट जाएगा। इसको हम स्प्लिटिंग फेज कहेंगे। DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। हमने यहाँ पे देखा पहला और तीसरा स्टेप दोनों ही इरिवर्सिबल है। बाकी आप देखेंगे अभी जो स्टेप है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का स्प्लिटिंग फेज का, वो भी जो है वो बाई डायरेक्शनल है, रिवर्सिबल है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन वाला है, ट्राइयोज शुगर है, जबकि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन वाला हेक्सोज शुगर है। DHAP जो कि स्प्लिटिंग फेज से बना है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का आइसोमर है। फॉस्फोट्राइयोज आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में DHAP कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, जो कि 3 कार्बन वाली शुगर है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 जो है वो कार्बन के 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाते हैं। तो अब जो भी हम एनर्जी की काउंटिंग करेंगे, एटीपीज की काउंटिंग करेंगे, वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हिसाब से करेंगे, क्योंकि DHAP कन्वर्ट हो गया है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बाय द एंजाइम फॉस्फोट्राइयोज आइसोमरेज। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में NADH में बदलता है और 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। आइडोएसीटेट और आर्सेनेट यहाँ पर इनहिबिटर का काम करते हैं। 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट यहाँ पर एनर्जी जनरेशन का काम होता है। स्प्लिटिंग फेज के बाद एनर्जी जनरेशन या पे ऑफ फेज आती है। एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है, अगेन मैग्नीशियम यहाँ एसेंशियल होता है, 3 फास्फोग्लिसरेट में ये बदल जाता है। 3 फास्फोग्लिसरेट बाय द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सभी रिएक्शंस रिवर्सिबल है। 2 फास्फोग्लिसरेट अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन, एंजाइम का नाम है इनोलेज, मैग्नीशियम यहाँ एसेंशियल है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पर फ्लोराइड जो है वो इनहिबिटर का काम करता है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट हाई एनर्जी जो सब्सटेंस है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है 2 फास्फोग्लिसरेट बाय द एंजाइम इनोलेज। और अगेन एक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है और फास्फोइनोल पाइरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये 10th स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल स्टेप है और इससे पाइरुवेट बन जाता है। इट मींस फास्फोइनोल पाइरुवेट विल कन्वर्ट इनटू पाइरुवेट बाय द एंजाइम पाइरुवेट काइनेज एंड ADP will convert into ATP.
काइनेज जहां पे भी आएगा वहां पर फॉस्फेट ट्रांसफर होगा। सो कुल मिला के हमने यहाँ देखा कि 3 रिएक्शंस जो हैं वो इरिवर्सिबल है। पहला नंबर स्टेप, थर्ड नंबर स्टेप, और तीसरा जो आप देखेंगे वो है लास्ट स्टेप 10th, जो पायरुवेट काइनेज से होता है और पायरुवेट बनता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि एटीपी प्रोडक्शन कुल कितना हुआ। तो जैसे कि मैंने कहा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स है, तो कुल मिला के 2 और 2, तो कुल मिला के 4 एटीपीज यहाँ पर सिंथेसाइज हुए। और देखा जाए पहले स्टेप में एक एटीपी काम आया था और थर्ड स्टेप में दूसरा एटीपी काम आया था, और एक स्टेप में जो है NADH बन रहा है जिसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पूरे रिएक्शंस के अंदर पहले रिएक्शन में जो काम में आता है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। ये सभी टिश्यू में होता है हेक्सोकाइनेज, लेकिन ग्लूकोकाइनेज लीवर के अंदर मौजूद होता है। KM वैल्यू जो इसकी होती है वो कम होती है, और जिससे कि जो एफिनिटी होती है सबस्ट्रेट के प्रति वो बहुत ज्यादा होती है, जबकि ग्लूकोकाइनेज की जो KM वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है और सबस्ट्रेट के प्रति एफिनिटी कम होती है। ये एक्ट करता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज, हेक्सोज सारी शुगर्स पे, जबकि ग्लूकोकाइनेज स्पेसिफिकली एक्ट्स ओनली ऑन ग्लूकोज। इंडक्शन जो है ये नॉट इंड्यूस्ड है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्लूकोकाइनेज जो है इंड्यूस्ड बाय इंसुलिन एंड ग्लूकोज। हेक्सोकाइनेज इज इनिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये भी हमें ध्यान रखना है, वाइल ग्लूकोकाइनेज इज नॉट। तो हेक्सोकाइनेज इनिबिट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। सबसे पहले ग्लूकोज जो है 10 सिक्वेंशियल रिएक्शन में हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 कार्बन वाला, और यहाँ पे फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज या फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में होगा। फिर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज अगेन यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला और तीसरा जो रिएक्शन है वो आप देखेंगे कि इरिवर्सिबल है, और यही जो है रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP में चेंज हो गया, जो बाद में ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो कुल मिला के यहाँ पे हमें 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर 3 कार्बन का है ये, एंड देन देखेंगे हम कि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया है, NADH का यहाँ रोल है। फिर ये जो है फास्फोग्लिसरेट काइनेज से 3 फास्फोग्लिसरेट में, फिर फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज से 2 फास्फोग्लिसरेट में, इनोलेज से फास्फोइनोल पायरुवेट में, और लास्ट में अगेन इरिवर्सिबल रिएक्शन पायरुवेट काइनेज और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होकर यहाँ पर 2 ATP बनते हैं, जैसे कि फास्फोग्लिसरेट काइनेज के स्टेप में बने थे 2 ATPs, और ये यहाँ पर फास्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बन जाता है बाय द एंजाइम पायरुवेट काइनेज। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 3 रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज। चूंकि ये तीनों ही इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं और ये ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट कर रही है। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट, थर्ड एंड 10th इरिवर्सिबल रिएक्शन है, बाकी सारी रिएक्शंस रिवर्सिबल है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एरोबिक कंडीशन में एनर्जी हमें कितनी मिलेगी, तो हमें ये देखना पड़ेगा ATP के हिसाब से। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि न्यू सिस्टम और ओल्ड सिस्टम क्या है ग्लाइकोलाइटिक साइकिल के ATP प्रोडक्शन का। तो आप ध्यान रखें कि NADH से जो हमें एनर्जी मिलती है वो मिलती है 2.5, और FADH2 से हमें मिलती है 1.5। तो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट टू 3 फास्फोग्लिसरेट 2 मॉलिक्यूल थे यहाँ पर हमारे पास, 2 ATP यहाँ बने, 2 ATP लास्ट में बने काइनेज से, और NADH 2 थे तो उससे हमें 5 बने नए सिस्टम में, पुराने सिस्टम में 6। तो टोटल ATP प्रोडक्शन हमारे पास 9 हुआ न्यू सिस्टम से, और ओल्ड से 10 हुआ। यूटिलाइजेशन आप देखेंगे फर्स्ट ग्लूकोज एक ही था तो उससे दो दो हमारे पास ATP जो थे वो काम में आए, और इस तरीके से नेट अवेलेबल ATP जो है वो 7 है बाय न्यू सिस्टम ग्लाइकोलाइटिक साइकिल में, और ओल्ड सिस्टम में टोटल 8 ATPs नेट बनते हैं ग्लाइकोलाइटिक साइकिल में। यहाँ हम एनोलेज एंजाइम को एक बार फिर से देखेंगे कि 2 फास्फोग्लिसरेट से फास्फोइनोल पायरुवेट बनता है हाई एनर्जी कंपाउंड। ये इनोलेज को इनहिबिट करता है फ्लोराइड। सो लेबोरेटरी के अंदर जब ग्लूकोज का हम एस्टिमेशन करते हैं तो एस्टिमेशन करते हुए एक्यूरेट ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए हम फ्लोराइड यहाँ पर मिलाते हैं, बिकॉज ये क्या रोक देता है, ग्लाइकोलाइसिस रोक देगा, क्योंकि इनोलेज को इनहिबिट कर रहा है फ्लोराइड। सो ग्लाइकोलाइसिस रुकने से ग्लूकोज का एक्यूरेट हमें एस्टिमेशन हो जाता है।
जैसे कि मैंने बताया कि ग्लाइकोलाइसिस के रेगुलेटरी एंजाइम 3 हैं, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पीएफके और पायरुवेट काइनेज। सभी इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हेक्सोकाइनेज जो है उसको इनिबिशन करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोकाइनेज का एक्टिवेशन इंसुलिन और इनिबिशन जो है ग्लूकागॉन हार्मोन करता है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें, इसका इनिबिशन ग्लूकागॉन, एटीपी, सिट्रेट और H+ के द्वारा होता है, जबकि एक्टिवेशन जो है इंसुलिन, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, एडीपी, एएमपी और नॉर्निक फास्फोरस से। 10th स्टेप के एंजाइम पायरुवेट काइनेज का एक्टिवेशन इंसुलिन से और इनहिबिशन जो है वो ग्लूकागॉन, एटीपी एंड साइक्लिक एएमपी से होता है। सो इस तरीके से नेट एटीपी प्रोडक्शन ग्लाइकोलाइसिस में न्यू सिस्टम से 7 और ओल्ड सिस्टम से 8 होता है, और ग्रॉस की अगर बात करें तो 9 और 10, ओल्ड सिस्टम से 10 और न्यू सिस्टम से 9। सो thanks once again for watching this video. Please subscribe, like and share my YouTube channel. That is Barkha's Vetisphere. Thanks a lot.